हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 8 चैप्टर जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को पढ़ा यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन को किया। अगर दोस्तों आप लोग थ्योरी को नहीं पढ़े प्लीज पहले जाकर उसको पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम लोग टोटल 54 क्वेश्चन को करेंगे। पहले आप देख लीजिए, टोटल हम लोग 54 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन में मैं आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का, जितना भी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। और जो भी अभी तक थ्योरी को नहीं पढ़े, एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़े, प्लीज पहले जाकर उसको पढ़ें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वो वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। जाकर के देखने के बाद इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप लोग आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। सभी सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर चुना गया है। आप एक बार देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन को देखेंगे, आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 चैप्टर इसी तरीके से हम लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, अगर नहीं देखे प्लीज जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आपको करवाया जाता है, एक्सप्लेनेशन, थ्योरी वगैरह सब कुछ, इसलिए जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वह संख्या थी। देखिए मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया भी था कि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में निवास करते थे। कितने? 85%। और वो सभी खेतीहर और भूमिहर संभरात दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। मतलब खेतीहर और भूमिहर ये दोनों जो है कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे और इसके फसल के दावेदार भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फसल उत्पादन से जुड़े थे तथा वो दोनों फसल के दावेदार थे। तो देखिए जितना भी चीज आपको पढ़ाती है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वह संख्या कितना थी? तो दोस्तों वह संख्या थी 85%, यानी कि ऑप्शन ए। तो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में थ्योरी में जहां पर आपको पढ़ाया था वो थ्योरी में आपको बताया हूं 85%, जैसे कि दे सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे, यानी कि जितने लोग, सबसे पहले कौन कौन? एक आपका खेतीहर और भूमिहार, ठीक है। फिर कितने दोस्तों वो कौन चीज के दावेदार थे? फसल के। तो डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर जो लगाना है सेकंड का, वो डायरेक्ट दोस्तों आपको लगाना है छोटे खेती और भूमिहार सम्राट, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। छोटे खेती और भूमिहार सम्राट, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लोग जो है हिंदुस्तान के मुगल काल, यानी कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। कौन कौन? छोटे खेतीहर और भूमिहार सम्राट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा कि 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन कौन सी थी? मुगल साम्राज्य थी, एक मुगल राज्य था, एक व्यापार था, मुद्रा और बाजार था, फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा और बाजार, मुगल राज्य आया था, हम लोग जानते हैं मुगल राज्य के आने से व्यापार आया था, व्यापार के आने से मुद्रा और बाजार, ये दोनों चीज तो होगा ही। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 16वीं सदी में जो है भारतीय गांव में ये सभी चीज आए थे। भारतीय गांव बोल दे, भारत बोल दे, कुछ भी बोल दे, ये सभी ताकतें दाखिल हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज या फिर उस कालांश में बनी इमारतें और स्मारक। तो मुगल कालीन में जो ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है वो कौन ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि हिस्टोरिकल जो स्रोत है, सोर्स है, वो क्या क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर भी जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका उपयुक्त सभी होगा। क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज हो गया, उस कालांश में बनी इमारतें हो गया, स्मारक हो गया, ये सभी चीज जो है ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईने अकबरी के बारे में लगभग हर बार पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपसे सॉल्व होता है प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है, प्लीज। क्योंकि दोस्तों इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको मजा आएगा कि ये आंसर हमको सही आता था। देखिए आईने अकबरी, जिसको हम लोग आयन भी बोलते हैं, यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। सबसे पहले क्या है? महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ। इसे जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार, जिसका नाम है अबुल फजल, जो कि दरबारी था, अकबर का दरबारी था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आईने अकबरी वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ था और इसको आयन भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, इसे कौन लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ये क्या थे? अकबर के दरबारी थे। ये क्या थे? अकबर के दरबारी थे। इस ग्रंथ में राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही, यानी कि जो टैक्स लिए जाते थे वो इसमें दिया हुआ है। राज्य व ग्रामीण सत्ता पेशों, यानी कि जमींदारों के बीच का रिश्ता, यानी कि राजा और जमींदार के बीच का रिश्ता क्या होता था? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जमींदारों के पास जो है साल में सिर्फ एक ही बार टैक्स लिया जाता था। वहीं पे राजा जो है किसानों के पास छोटे छोटे, यानी कि जो जमींदार होते थे वो छोटे छोटे जो किसान होते थे, छोटे छोटे मजदूर जो होते थे, उनके पास ये हमेशा टैक्स लेते थे। लेकिन जमींदार के पास सिर्फ एक ही बार राजा मतलब कि वो टैक्स लेने के लिए जाता था, कर लेने के लिए जाता था, ठीक है। और खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए जो भी प्रबंधन, यानी कि इंतजाम राज्य के द्वारा किया गया था
उसका लेखा जोखा जो है वो सारा कुछ आईने अकबरी इस किताब में लिखा हुआ है। ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है। वैसे इसके बाद हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ भी करने वाले हैं, इसके लिए आप बिल्कुल निडर बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे, यानी कि मुगल काल में जो भारतीय किसान थे उसके लिए कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था। मैं आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने जानते एक रैयत था, एक मुजारियन था, एक आसामी था। तो ये तीनों था, यानी कि आसामी का मतलब भी किसानी होता है, मुजारियन का मतलब भी किसानी होता है, और एक रैयत का मतलब भी किसानी होता है, कृषक का मतलब भी एक प्रकार का किसानी होता है, और किसान का मतलब किसानी होता है। तो टोटल 5 नाम जो कि मैंने आपको बताया था मुगल कालीन में जो है ये तीनों नाम का यूज होता था। रैयत जिसको रियाया भी बोलेंगे, यहाँ पर और एक नाम सुन लीजिए, उसी को रियाया बोलते हैं, मुजारियन और एक आसामी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो किसानों को रैयत, मुजारियन, आसामी ये तीनों बोला जाता था। टोटल 54 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बेफिक्र होकर आराम से आंसर देते हुए चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, यानी कि मुगल काल में जो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो फसल थी वो कौन कौन सी थी। चावल, गेहूं, जवार बाजरा, या फिर चाय, कॉफी, नील, या फिर तिलहन, दालें, अफीम, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है चावल, गेहूं, जवार, बाजरा, ठीक है। चावल, गेहूं, जवार, बाजरा मुगल काल में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। और चावल कहां पे होती थी, जहां पर 40% से अधिक वर्षा होती थी, वहीं पे जो है आपका चावल की खेती होती थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चावल मतलब धान की खेती, धान से ही चावल बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है तुज्क ए बाबरी एवं तुर्की। तुज्क ए बाबरी एवं तुर्की, राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको निगलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी, यानी कि भूखमरी भी था, महामारी भी था, दोनों चीज था। लेकिन 1600 से लेकर के 17वीं ईस्वी के बीच जो भारत की आबादी है वो कितनी हो गई थी, 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ या फिर 7 करोड़। तो 8 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 5 करोड़, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो भूखमरी, महामारी के बावजूद 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी है वो लगभग 5 करोड़ हो चुकी थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, गुजरात में जिन कृषकों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, आप लोग को मालूम होगा, मैं पढ़ाया हूं पूरा थ्योरी में आपको, समृद्ध माने जाते थे। क्या माने जाते थे, समृद्ध। वहीं पे बंगाल में एक औसतन किसान के पास जो जमीन की ऊपरी सीमा होती थी वो 5 एकड़ होती थी, ये भी करवाया हूं। फिर तीसरा पॉइंट, 10 एकड़ जमीन वाले आसामी यानी कि किसान को अमीर समझा जाता था, समझ गए, अमीर, यानी कि जो जिसके पास 10 एकड़ जमीन है तो उसको, यानी कि जो किसान के पास 10 एकड़ जमीन है उसको क्या बोलेंगे, अमीर बोलेंगे। कब बोला जाता था ये मुगल कालीन के समय 16वीं 17वीं सदी में बोला जाता था, मुगल काल जब था यहाँ पर, यानी कि मुगल साम्राज्य जब था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, शीत में, पतझड़ में, बसंत में, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पतझड़, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो खरीफ फसल की जो ऋतु है यानी कि कौन से मौसम में होता है भाई, वो पतझड़ मौसम में होता है। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10, रबी फसल किस ऋतु में होती है, रबी फसल की बात हो रही है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बसंत। तो रबी फसल जो है वो बसंत ऋतु में होती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। खरीफ फसल कितने होती है भाई, खरीफ फसल जो पतझड़ में होती है, वहीं पे आपका पूछ देगा रबी फसल वो किस में होती है, तो वो आपका बसंत में होती है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोग को। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11, आईने के अनुसार, यानी कि आईन ए अकबरी जिसको हम लोग आईन भी बोलते हैं, उसके अनुसार जो सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती है, यानी कि आईन की अकबरी, क्योंकि सारा चीज तो आईन अकबरी किताब में लिखा हुआ ना, इतिहासकारों को जानकारी ज्यादा चीजों की जानकारी वहीं से मिली है। तो आईन अकबरी के अनुसार जो सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी, 5, 3, 4, 7। मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाया भी था कि कौन कौन से फसलें थी, ठीक है। 11 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 3। तो आईन अकबरी की किताब के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में टोटल 3 प्रकार की फसलें होती थी, 3 फसलें होती थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिन क्षेत्रों में 40 इंच या इससे अधिक बारिश होती थी वहां लगभग चावल की खेती होती थी। मैं 40% बोल दिया था, वहां पर 40 इंच होगा क्योंकि वर्षे को हम लोग इंच में बोलते हैं। तो जिन क्षेत्रों में 40 इंच या इससे अधिक बारिश होती थी वहां लगभग चावल की खेती होती थी। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, आईन हमें बताती है, यानी कि आईन अकबरी हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं यानी कि मौसमों को मिलाकर आगरा में जितनी किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या थी, यानी कि दोनों ऋतुओं को मिलाकर जो आगरा में टोटल फसलें उगाई जाती थी उसकी संख्या, यानी कि उसमें किस्मों की संख्या कितनी थी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वह 39, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 39, टोटल 39। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। आईन अकबरी बताती है कि फसलों के दोनों ऋतुओं यानी कि मौसमों को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी उसकी जो संख्या है 39। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13, आईने के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें
कुल उगाई जाती थी उसकी जो संख्या है कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 43, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 43। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 17वीं सदी में, देखिए कोई भी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे प्लीज, हो सकता है हमसे भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, मैं वैसे बहुत कम ही चांस है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं उसी को देख करके फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर कमेंट को आपका पिन कर दूंगा ताकि किसी भी बच्चे का कोई गलत ना हो, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अभी तक अगर आप लोगों ने थ्योरी को नहीं पढ़ा, एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा है, तो प्लीज ये चैप्टर छोड़ के पहले थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। थ्योरी पढ़ने से ये सभी क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं थ्योरी पढ़ने से, और समझ में भी आता है कि चैप्टर आखिर कहना क्या चाहता है। चलिए 14 नंबर का आंसर बोलिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका मक्का हो जाएगा। तो भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था भाई, मक्का था। उसका नाम क्या था, मक्का था। और मक्का जो है कुछ ही सालों के अंदर भारत के जो बड़े बड़े उपजाऊ फसल थे उसमें इसका गिनती आ गया था। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई थी वो कौन कौन सी थी, मैं आपको पढ़ाया भी था। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता। ठीक है, तो 17वीं सदी में जो नए फल आए थे, सब्जियां भारत में आई थी तो दुनिया से जो लाई गई थी उनमें एक बस टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्च हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, ये सभी उसमें था। तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था पत्रकार, पटवारी और पंचायत, खेतिहर किसान या फिर पंचायत और गांव का मुखिया, जिसको हम लोग मुकद्दम भी बोलते हैं। मुखिया को क्या बोला जाता था, मुकद्दम बोला जाता था। कब बोला जाता था भाई, जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य की शासन थी उस समय मुखिया को मुकद्दम बोला जाता था। विधायक, डॉक्टर तथा साहूकार, किसान, अध्यापक तथा पंडित। तो मुगल काल में जो एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का जो हिस्सा हुआ करता था वो कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा खेतिहर किसान, पंचायत, गांव का मुखिया, मुकद्दम। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या होता था, सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे हम लोग कहते थे। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, अभी मैंने आपको बताया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुकद्दम या फिर मुखिया। ठीक है, एक और चीज बोलते थे उसको मंडल भी बोला जाता था, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखे हैं। तो 17 का जो है पंचायत का जो सरदार है यानी कि मुखिया है उसको क्या बोला जाता था, मुकद्दम बोला जाता था। मुगल के समय में, मुगल के शासन के समय में पंचायत और मुखिया, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मंडल या फिर मुकद्दम उस समय बोला जाता था। और मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों के द्वारा होता था। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि मुखिया का जो चुनाव होता था मुगल साम्राज्य के समय किसके द्वारा होता था, बुजुर्गों के द्वारा होता था। और गांव के आमदनी और खर्चे का जो हिसाब किताब है उसका निगरानी कौन रखता था भाई, उसका निगरानी रखता था आपका मुखिया, जो उस समय मुकद्दम और मंडल कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गांव के मुखिया यानी कि मुकद्दम या फिर मंडल, तीनों चीज दिया हुआ है, मुखिया, मुकद्दम या फिर मंडल का मुख्य कार्य क्या था। मैंने अभी आपको बताया, गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब अपने निगरानी में बनवाना, या फिर गांव के लोगों को लंगर बनवाकर अपनी देखरेख में सभी लोगों में बंटवाना, या फिर गांव में पार्क, मंदिर, मस्जिद। अभी मैंने आपको कहा, और देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना, यही मुखिया का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कार्य था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग से आते हैं वे हैं पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पश्चिमी, ऑप्शन है। राजस्थान और महाराष्ट्र जो है दोनों प्रांत भारत के कौन से भाग में आते हैं, पश्चिमी भाग में आते हैं। पाकिस्तान के बगल में ये सारा चीज है। ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र तो है भी, राजस्थान को भी गिनना पड़ेगा हम लोगों को इधर से। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 20, खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मिरास या वतन कहा गया, उनका संबंध मुख्यतया देश के जिस क्षेत्र में था उसका नाम क्या था। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन कभी पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, जिसको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से पढ़िए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी भाई, अबुल फजल ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। जी हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये भी क्वेश्चन देखिए मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया हूं कि आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा जो है, आईने अकबरी जो कि अकबरनामा के कौन से खंड से संबंधित है। 22 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है तृतीय खंड, यानी कि ऑप्शन सी। मैं आपको बताया हूं क्वेश्चन, मुझे ध्यान है पूरा। आईने अकबरी अकबरनामा के तृतीय खंड से संबंधित है। कौन से खंड से, तृतीय खंड से। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23, किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौन से ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कौन से इसमें डाला गया है, बाबरनामा में, हुमायूंनामा में, अकबरनामा में या फिर ताकत ए अकबरी में। तो 23 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बाबरनामा, ऑप्शन ए। तो कौन से ग्रंथ में भारत के कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया भाई, तो 23 का जो राइट आंसर है वो आपका बाबरनामा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन 24, अकबर के समय सूबों की संख्या थी। सूबों मतलब एक प्रकार का समझ सकते हैं, राज्य आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अकबर के समय जो सूबों की संख्या थी वो कितनी थी, 24 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन सी।
अकबर के समय सूबों की संख्या टोटल 15 थी। अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है, यानी कि अबुल फजल का जो जीवनी है वो आईने अकबरी के कौन से भाग में है। अभी यहाँ पर अकबरनामा के भाग नहीं पूछा जा रहा है, अभी अकबरी आईने अकबरी यानी कि आयन का भाग पूछ रहा है, द्वितीय भाग, चतुर्थ भाग, तृतीय भाग, पंचम भाग। तो 25 का जो राइट आंसर है वो आपका डी है, पंचम भाग। चैप्टर 9 में भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अबुल फजल के बारे में, और चैप्टर 10 में या 11th में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया हुआ है, अबुल फजल को कौन मार देता है, क्या क्या होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, आगे आने वाला जो चैप्टर है पूरा मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग सभी चैप्टर को एक्सप्लेनेशन को जो भी पढ़ाते हैं पढ़िए। आप लोग थ्योरी वाला को क्यों नहीं पढ़ते, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं भाई। थ्योरी पढ़ने से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीज कंप्लीट होता है, इसलिए थ्योरी पढ़ा कीजिए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के कौन से भाग में वर्णित है, पंचम भाग में। राइट आंसर 25 का वो हो जाएगा डी। टोटल 54 क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रंथ में कृषि, खेती की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में कृषि हो गया, खेतों की जुताई हो गया, करों की वसूली हो गया, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। 26 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आईने अकबरी यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। आईने अकबरी में हम लोगों को इनकी जानकारी मिलती है, विस्तृत जानकारी मिलती है। कहां पर, आईने अकबरी में। किसके किसके, कृषि के, खेतों की जुताई के, करों यानी कि टैक्स की वसूलों के, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी की, सब कुछ की जानकारी हम लोगों को आईने अकबरी किताब में मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये आइन में लिखा हुआ रहता है। आप लोग को क्या करना है दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं। अब देखिए, अबुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है, उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है फारसी, ठीक है। तो अबुल फजल की जो कृति है यानी कि अकबरनामा, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, यानी कि आईने अकबरी एवं आईने अकबरी, ये दोनों किताब जो है कौन से भाषा में है, तो ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है, ये दोनों फारसी भाषा में। 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की थी, फिरदौसी ने, बर्नी ने, बदायूनी ने या फिर मिनहाज ने। तो कौन है जो कि अकबर की आलोचना की थी। 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बदायूनी ने, ठीक है, ऑप्शन सी। बदायूनी जो है वो अकबर की आलोचना की थी। क्या था नाम था उस विद्वान का, बदायूनी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था, सम्राट का, जागीरदार का, जमींदार का या फिर किसान का। तो खालसा भूमि पर जो है किसका अधिकार था अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन के समय। 29 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सम्राट का, यानी कि ऑप्शन है, ठीक है। तो अकबर के समय खालसा भूमि पर सम्राट का अधिकार था। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30, 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था। 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने के लिए अकबर ने किसको नियुक्त किया था, किसको चुना था। मुजफ्फर खां को, एतमाद खां को, टोडरमल खां को, बैरम खां को। ये भी क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं। इसका राइट आंसर जो है फटाफट 1500 में भूभागों की देखभाल यहाँ पर हो रही है, भूभागों की। बहुत यहाँ पे टोडरमल लगा रहे होंगे, ठीक है। जो राइट आंसर वो आपका एतमाद खां हो जाएगा, ऑप्शन बी। एतमाद करो, मुझ पर एतमाद करो, विश्वास करो। अब देखिए पता नहीं इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है। यानी कि कौन से भू राजस्व प्रणाली का जो संबंध है वो राजा टोडरमल से है, बटाई, जरीब, कनकुल या फिर जब्ती। तो 31 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जब्ती, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब्ती, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था, पोलज, परती, चाचर, बंजर। तो 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पोलज, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था, वो आपका हो जाएगा पोलज, सॉरी। मैं पोलज के बारे में, परती के बारे में, चाचर के बारे में, बंजर के बारे में 5 साल से अधिक हो जाए उसको क्या बोलते थे, बंजर बोलते थे। डिटेल्स में आपको पढ़ाया हूं, अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा जरूर देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछता है। 32 का राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया, पोलज में। अकबर ही जो है इसको बांटा था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 33, पोलज एवं प्रति भूमि से सामान्यतः उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था। यानी कि पोलज हो गया और प्रति भूमि हो गया, क्योंकि अकबर जो जब वसूली करता था, टैक्स लिया जाता था जमींदारों से, भूमि वालों से, तो किस तरह लिया जाता था, अलग अलग लिया जाता था। पोलज से अलग, और किसी से अलग, और किसी से अलग, चाचर से अलग, प्रति से अलग, बंजर से अलग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 33 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1/3। पोलज एवं प्रति भूमि से सामान्यतः उपज का भूमि, यानी कि जो उपज होता था उसमें भूमि कर वसूल जो है 1/3 उसका ले लिया जाता था, जितना उपज होता था उसका 1/3, 1/3 भाग को। अब देखिए इस क्वेश्चन, जरीवाना एवं महासिलाना कर किसके समय में लागू किया गया था, बाबर के समय, हुमायूं के समय, अकबर के समय, शेरशाह के समय। तो 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जरीवाना या फिर महासिलाना। ये दोनों चीज, ये दोनों टैक्स जो है किसके समय, शेरशाह के समय में लागू किया गया था। 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35,
भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? बाबर को, हुमायूं को, शेरशाह को, अकबर को। तो 35 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह शेरशाह को, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय जो है वो शेरशाह को दिया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह 1529 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1519 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 1519 होगा यहाँ पर। अकबर ने जो पहली बार आक्रमण कब किया था? 1526 होगा ना जी। 1 सेकंड, सॉरी यार, यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 1526 ईस्वी में होगा। ठीक है, मुझे लग रहा था कि इसका आंसर गलत है। बाबर ने पहली बार भारत पर जो आक्रमण है वो कब किया था? 1526 ईस्वी में किया था, 21 अप्रैल 1526। ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल हो गया आपका। ठीक है, 21 अप्रैल 1926 को जो है पहली बार जो है आपका बाबर जो है आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, इसको निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा शाह ने दिया था, इसको निमंत्रण दिया था आक्रमण करने के लिए। तो पहली बार 1526 ईस्वी में आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत के किस भाग पर पहली बार आक्रमण किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने भारत के किस भाग पर पहली बार आक्रमण किया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पानीपत में। ठीक है, बाबर ने सबसे पहली बार कहां पर आक्रमण किया था दोस्तों? पानीपत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका 38। बाबर ने बदख्वाशा कब जीता था? बदख्वाशा कब जीता था? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1527 ईस्वी में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? फिर से वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके आंसर देना है। तो बिल्कुल इसका भी आंसर जो है वो हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, 21 अप्रैल हो जाएगा आपका और 1526 को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था? हस्ती सेना का, या फिर पदादी का, या फिर तुलगामा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग फटाफट मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिए। बिल्कुल 40 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा तुलगामा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ था? भारत में जो तुर्क अफगान है उसका शासन का अंत कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, डेट वगैरह में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करेंगे ताकि मैं उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है हमसे गलती हो, बाकी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सही आंसर देने का। ठीक है, बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इसीलिए इब्राहिम लोदी को पहली पानीपत के युद्ध में लड़ाया था। ठीक है, मतलब हराया था, पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। कब? 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। दूसरा है, बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त कोष को अपने सैनिकों तथा सगे संबंधियों के बीच दोनों हाथों से लुटाया, या फिर वह बड़ा साम्राज्यवादी था? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि कलंदर क्यों कहा जाता है? तो 42 है जो राइट आंसर है। बिल्कुल 42 का राइट आंसर हो जाएगा, बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्रांत कोष को अपने सैनिकों तथा सगे संबंधियों के बीच दोनों हाथों से लुटाया था। कभी कभी अगर ऑप्शन ज्यादा बड़ा रहे ना तो वही सही आंसर होता है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपको ऐसे भी ऑप्शन बी लगाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था? बाज बहादुर, मेदिनी राय, या फिर राणा सांगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मेदिनी राय, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? मेदिनी राय। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 44, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, या फिर 1530 ईस्वी में। तो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां पर? आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, यानी कि बीच लड़ा गया था। बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था। तो इसको बाबर के द्वारा दूसरा युद्ध अगर पूछ दे तो आपको खानवा का युद्ध बोलना है, और पूछ दे कब हुआ था भाई, तो खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था वो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। ध्यान देंगे 16 मार्च 1527। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 45, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, या फिर आपका हो जाएगा 1529 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। कई बार ये भी क्वेश्चन आपका पूछे जा चुके हैं। तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1529 ईस्वी में, यानी कि 6 मई। कभी कभी आपको पूछ लेगा तो ध्यान रखेंगे, 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदेरी, खानवा, घाघरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा घाघरा, यानी कि ऑप्शन सी। तो बाबर जो है वो अफगान सरदारों को किस युद्ध में हराया था? घाघरा के युद्ध में। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1529 ईस्वी में 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। अब देखिए 47 नंबर, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहां तक फैला था? यानी कि भारत में जो बाबर का साम्राज्य है वो कहां तक फैला था? पूर्व में बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूर्व में बंगाली लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक, और पश्चिम में गुजरात से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा पूर्व में बंगाली से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक, यानी कि ऑप्शन बी। यहां तक जो है बाबर का साम्राज्य फैला था। अब देखिए बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तुझ के बाबरी, फिर से वही क्वेश्चन है, तुझु के जहांगीरी, जफरनामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह तुझुक ए बाबरी, ठीक है, तुझुक ए बाबरी। बाबर के संस्करण का नाम बाबरी लास्ट में आएगा और तुझुक ए बाबरी राइट आंसर ऑप्शन है। पहले भी ये क्वेश्चन आया है इसी वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, हुमायूं की मां का क्या नाम था? हुमायूं की मां का क्या नाम था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महिम बेगम, यानी कि ऑप्शन ए महिम बेगम। हुमायूं की मां का नाम महिम बेगम था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, नूरजहां का शासनकाल था, नूरजहां का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था? 50 का जो राइट आंसर है वो 1611 से लेकर के 27 तक, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कहां बिताए थे? पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में। तो 51 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दक्षिण भारत में, यानी कि ऑप्शन डी। तो औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण जो है वो दक्षिण भारत में बिताए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बाबरनामा की रचना किसने की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, फिर बाबर ने। तो 52 का जो राइट आंसर है बिल्कुल खुद बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बाबर ने। बाबर की रचना किसने की थी? बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी। अब देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, ग्वालियर में, आगरा में, फतेहपुर में। तो 53 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी। शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो फतेहपुर में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, यही फतेहपुर से जो है यानी कि शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है इसी से ज्यादा समय रखता था बाबर, ठीक है। 54 नंबर देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 54 का राइट आंसर बोलेंगे बिल्कुल शाहजहां हो जाएगा। ताजमहल शाहजहां, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां, तो ये सब चीज ध्यान रखना है। तो आज टोटल हम लोगों ने दोस्तों टोटल 54 क्वेश्चन किया। ये चैप्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा भी डाउट लगे प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे मुझे लगता है सभी क्वेश्चन वैसे लगता है कि 100% सभी सही है। अगर एक दो डाउट हो तो प्लीज बताइएगा ताकि उसको मैं पिन कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आप लोग को क्या करना, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसको भी जाकर के देखिए। उससे आपका थ्योरी कंप्लीट होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, चीजें आपको समझ में आएगी, रटना आपको नहीं पड़ेगा, नहीं तो रट्टूमल वाला हाल हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। और उसको पढ़ने से आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ प्रश्न, एमसीक्यू वगैरह हर तरह का क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। इसलिए एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखा कीजिए। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर नवंबर में हम लोग 100% कोशिश करेंगे हिस्ट्री को खत्म करने का। बाकी दिसंबर का शुरू में ही 100% खत्म हो जाएगा अगर नवंबर में इनकेस नहीं हुआ तो। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज लास्ट बार आप लोग को बोलना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। काफी मेहनत की जा रही है दोस्तों आप लोगों के लिए, बस आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। कुछ ही बच्चे शेयर करते हैं, सभी बच्चे जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं प्लीज एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम वगैरह में शेयर किया कीजिए। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में। ऑल द वेरी बेस्ट।